जिन बच्चों का CBT 2 का एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहे, आपसे निवेदन है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। तो पिछले बार भी देखा जाए तो NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था तो प्री का जो क्वेश्चन था वो मेंस में रिपीट किया था। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे हम फटाफट चलते हैं और आपसे बता दें कि इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, तो उसको स्किप कर देंगे, केवल हम GK GS का क्वेश्चन कवरेज करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपसे बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये सेट 1 रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट हम सेट 2 भी लाएंगे, यानी नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो बनेगा वो सारा हम देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर में तो ये मैथ रहा, इसके बाद है आप देख सकते हैं रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि NTPC स्नातक। और ये जो सेट है हम प्लेटफॉर्म का सेट से करा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 2 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों जो 7 सिस्टर्स आते हैं उसमें कौन कौन राज्य आ जाते हैं, तो उसमें 7 राज्य आते हैं। वो कौन कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, उसके बाद नागालैंड है और मिजोरम है और ममेत्री। ममेत्री कहने का मतलब मेघालय, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 7 राज्य आ जाएंगे, लेकिन सिक्किम इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कौन कौन आता है, पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम हो जाएगा, ठीक है, देन नागालैंड भी है इसमें शामिल, उसके बाद मिजोरम है और मिजोरम के बाद 3 ठो याद हो जाएगा ममेत्री। ठीक है, जिसमें ये ममेत्री आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, तो इसके बाद से 24 उच्च न्यायालय हो गए थे। ठीक है, तो ये तीनों का साथ ही में हुआ था, इसलिए ममेत्री याद रखिए। और 4 ठो ऐसे याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम में इसमें इसके अंतर्गत नहीं आता है 7 सिस्टर के। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी पदार्थ हो गया, उसकी मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। जहाँ थोड़ा डिस्कस करने लायक होगा वहाँ हम डिस्कस करेंगे। और चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये तो रीजनिंग टाइप का गया है, लेकिन देख लेते हैं इसको भी। तो लेखक कलम से लिखता है, तो उसी तरह दर्जी क्या करता है, तो दर्जी सुई से सिलता है कपड़ा को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन था लेकिन हमने डिस्कस कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुडनुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो कुडनुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। जो कुडनुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है यह वर्तमान में कुडनुकुलम ही सबसे नवीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और इसका 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। तो दोस्तों पहले आप जान लीजिए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, यानी 1969 में। और इसरो के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो है के सिवन है। ठीक है, तो जिनको करमन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, हाल ही में। और बात कर लेते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये क्वेश्चन किया गया है तो इसके बारे में आप क्या मतलब इसका ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम बता दे रहे हैं, यानी इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की, तो यह किया था तो 2013 में। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर
बी यानी 2013। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन की शुरुआत की। यानी चंद्रयान 1 मिशन की शुरुआत कब किया इसरो ने? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का शुरुआत किया। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म हमने बता ही दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर का। यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन है? तो वो पिनाका है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। अब बात आता है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था ये जान लीजिए। तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देख लीजिए, पिनाका स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है। ठीक है, यानी ARDE पुणे में निर्मित किया गया है। किसको? पिनाका रॉकेट जो है उसको पुणे में निर्मित किया गया है। ठीक है, और इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी 100 किलोग्राम के वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। मात्र कितने देर के अंदर में? तो 40 सेकंड के अंदर में। किससे? तो पिनाका के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा धनुष। धनुष क्या है? तो धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्रों में से एक है और धनुष की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ठीक है, और त्रिशूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, धनुष क्या है? तो धनुष जमीन से जमीन पर मार करता है, लेकिन त्रिशूल जमीन से हवा में मार करता है और धनुष की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ठीक है, और जो त्रिशूल है ये जमीन से हवा में मार करता है 0 से 12 किलोमीटर तक। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके साथ ही में, यदि ये आ गया है तो पृथ्वी के बारे में ही। तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, और इसकी जो पृथ्वी की मारक क्षमता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है 150 किलोमीटर से 450 किलोमीटर। पृथ्वी का कितना होता है? 150 से 450 किलोमीटर। और साथ ही जान लीजिए कि ब्रह्मोस भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस को किसने विकसित किया? तो भारत के साथ किसने मिलकर किया है? तो रूस मिलकर संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो रीजनिंग है। अब यहाँ आ गया कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। सॉरी दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? तो दोस्तों उबंटू जो है यह एक OS है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन होता है। तो MS-DOS होता है, यानी MS-DOS बोले तो माइक्रोसॉफ्ट का डॉस, और एप्पल का मैक OS। ठीक है, यानी DOS, MS-DOS। तो DOS में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसी तरह जो एप्पल को होता है तो एप्पल का भी मैक OS होता है। ठीक है, यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, जैसे विंडोज 95, 98, विंडोज 2000, ME, XP, ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, ये सब भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही बात कर ले यूनिक्स, लिनक्स, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड टर्म आ जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये तकनीक के बारे में बात करते हैं। तो TCP एक तकनीक है। तो TCP का विकास किसने किया? तो इसका आविष्कार, TCP तकनीक का विकास
किया था विंटन कर्ट और रॉबर्ट कान, ठीक है। उसी तरह HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो HTML का विकास किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली, जिसने www का खोज किया था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्कुट का विकास किसने किया, तो ऑर्कुट बाइकोटेन ने किया ऑर्कुट का विकास। ऑर्कुट का स्पेलिंग होता है ORKUT, ठीक है, ऑर्कुट, ठीक है। ऑर्कुट का विकास ऑर्कुट बाइकोटेन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में स्थित है, ठीक है। अब देखिए सबरीमाला मंदिर तो केरल में स्थित है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह मंदिर जो है सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो यह सबरीमाला मंदिर अयप्पा भगवान को समर्पित है। और इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है अब हाल ही में। पहले महिला इसमें नहीं जा सकती थी, पहले प्रतिबंध था सबरीमाला मंदिर में, जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है। अब इसमें महिला भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। अब बात कर लेते हैं मंदिर का बात आया है तो सूर्य मंदिर के बारे में। तो सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल में 1984 में शामिल किया गया था। 1984 में, जिस समय राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे, उसी समय इसको सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। कमेंट में आप बताइएगा कि सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहले जान लीजिए, मंदिर का बात ही चल रहा है तो अब जान लीजिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। और विष्णुपद मंदिर जो है यह गया में बिहार में है, ठीक है। बिहार वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में SI है, बिहार SI, और साथ ही में BPSC 67वीं है। तो ध्यान रखिएगा विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया के, बिहार के गया में है, ठीक है। और गया में क्या है, ठंडा और गर्म, सबसे ठंडा और सबसे गर्म जगह कहाँ है, तो गया में ही है। ये भी याद रखिएगा, बिहार यानी BPSC के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये कंबोडिया में है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपसे बता दें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। यानी एक दे दिया है अलाई दरवाज़ा, बी में है बुलंद दरवाज़ा, सी में है इंडिया गेट, और डी में है हुमायूं का मकबरा। तो इसमें से कौन सा जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा है जिसको अकबर ने बनवाया था, ठीक है, और यह कहाँ है बुलंद दरवाज़ा, ये गुजरात में है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो सॉरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। और साथ ही यहाँ पर अलाई दरवाज़ा है, तो अलाई दरवाज़ा के बारे में भी जान लीजिए। तो अलाई दरवाज़ा जो है यह इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, और हौज खास, लाल किला, और साथ ही सफदरजंग का मकबरा और जमा मस्जिद, ये सारे दिल्ली में स्थित है। यानी सफदरजंग का मकबरा भी पूछ देता है कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है, जमा मस्जिद भी दिल्ली में है, लाल किला भी दिल्ली में है, हौज खास भी दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, ठीक है। और इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट भी दिल्ली में है, और अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में ही है, ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब कराया था अकबर ने, तो गुजरात पर जब विजय किया था, तो उस समय गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का स्थापना किया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा यानी सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं अकबर का मकबरा है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा है। इतना सारा आपको जानना उचित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है वर्ष 2019 के लिए
55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का बात। तो पहले जान लीजिए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। तो पुरुष में बात करते हैं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को, ठीक है। और महिला में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो आशापूर्णा देवी को दिया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था अकितम अच्युतम नबुंदरी को, ठीक है। ए से अकितम होता है, तो इनका शॉर्टकट में नाम दिया है ए अच्युतम नबुंदरी। तो फुल नाम होगा इनका अकितम अच्युतम नबुंदरी, ठीक है। और ये किस भाषा के कवि हैं, तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं, ठीक है दोस्तों। और बात कर लेते हैं इनके बारे में, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इसके बारे में, कि इससे पहले जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किनको दिया गया था। तो वो दोस्तों दिया गया था 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को दिया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा साथ ही यह भी बात कि अंग्रेजी भाषा में सबसे पहली बार 2018 में ही दिया गया है, इससे पहले अंग्रेजी में नहीं दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जितने भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित है सब में दिया जाता है, लेकिन अब अंग्रेजी में भी इसको पुरस्कार को दिया जाता है उन भाषाओं के अलावा, ठीक है। और बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1965 में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। जिस समय बीएसएफ का स्थापना हुआ था, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उसी समय ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी शुरुआत हो गया, ठीक है दोस्तों। और बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फिगर आपको धुंधला लग रहा होगा तो क्षमा कीजिएगा। इस पेज में थोड़ा सा इस तरह का ही प्रिंटिंग है, नेक्स्ट वाला अच्छा आएगा। तो चलिए हम बोल देते हैं, आप सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी जो दांडी है यह गुजरात में तो है, लेकिन गुजरात के किस जिले में है दांडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी जिले में, ठीक है। यानी जो दांडी है यह दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है, ठीक है, नवसारी जिला में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी जो है यह गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ, कितने समर्थक के साथ, 78 समर्थकों के साथ, 78 समर्थक के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लेकर लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। कितना दूरी था, तो दूरी था कितना, 384, ठीक है। और इसमें समर्थक इनके कितने थे, तो 78 समर्थक थे, ठीक है। समर्थक जो थे यह 78 थे और दूरी था 384 किलोमीटर, ठीक है, प्रस्थान किए, ठीक है। अब देखिए जो यात्रा हुआ, तो ये यात्रा कितने दिनों का हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो यात्रा हुआ ये कितने दिन का हुआ इनका यात्रा, तो यात्रा हुआ 24 दिन का। कितने दिन का, 24 दिन का यात्रा हुआ था, ठीक है। यानी 24 दिनों की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे, ठीक है। यानी 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे, ठीक है। 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यानी 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैथ है और रीजनिंग है। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पेज में चलते हैं हम। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर, कह रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म होता है, यह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यानी URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, और URL की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कितने टर्म होते हैं, यानी URL की संरचना में 3 प्रकार के टर्म होते हैं, यानी 3 पद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रोटोकॉल, दूसरा होता है डोमेन और तीसरा होता है पाथ। ठीक है, यानी प्रोटोकॉल, डोमेन और पाथ। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोटोकॉल, नेक्स्ट हो गया डोमेन और एक होता है पाथ। ठीक है, तो ये इसमें 3 पद होते हैं। ठीक है, अब कुछ हम वर्ड दे रहे हैं जिसका फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं। CAD, CAD, यानी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, कंप्यूटर का बात आया तो CAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, वहीं यदि बात करें DBMS, ये सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, पूछ देता है एग्जाम में DBMS। तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, वहीं यदि बात कर ले CPS, तो CPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPS का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड। क्या होता है? कैरेक्टर्स पर सेकंड। ठीक है, सेकंड, कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है। ठीक है, और वहीं यदि बात कर लेते हैं XHTML। ठीक है, HTML का तो आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसी में X आ गया तो X से एक्सटेंसिबल हो जाएगा, एक्सटेंसिबल। ठीक है, XHTML। ठीक है, तो HTML का तो आप जानते ही हैं क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसी में X से आप जोड़ दीजिएगा एक्सटेंसिबल। क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिबल। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। और TCP का तो आप जानते ही होंगे, TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा डिस्कस हो जाता है साथ में तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो चलिए, और जैसा कमेंट कीजिएगा, या तो केवल हम आंसर बताने, आप केवल आंसर मतलब चाह रहे होंगे कि मतलब आंसर केवल हम बताएं, तो कमेंट कीजिएगा। तो अगला वीडियो में हम केवल आंसर ही बताएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। अन्यथा डिस्कस तो करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको भी मालूम है। तो चलिए हम बात न करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, यानी 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो 28 नंबर क्वेश्चन का है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये कौन कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यानी BG तिलक ने इसको कहा था। ठीक है, तो और थोड़ा सा नारा देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो यह भगत सिंह ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? तो यह भी भगत सिंह ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। पूर्ण स्वराज
किसने कहा था? तो पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और आराम हराम है किसने कहा था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे। ठीक है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस नारा को किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहा था। ठीक है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर का, ये करंट से 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को शामिल यानी विलय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लेते हैं और कुछ बैंकों के बारे में। तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया, यानी देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस में हो गया? बड़ौदा बैंक में हो गया। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। और वहीं यदि बात कर लें तो इलाहाबाद बैंक में किसका विलय हुआ? तो इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का विलय हो गया। आंध्रा बैंक का जो विलय हुआ वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक का हो गया। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। यानी पीएनबी में कौन कौन मिले? तो पीएनबी में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। और सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हुआ? तो कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया। और बात कर लेते हैं वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? जितना यानी विलय हो गया है, तो विलय का बाद के बाद बता रहे हैं। यानी विलय से पहले ज़्यादा था, अभी विलय के बाद कितना हो गया है? तो 12 हो गया है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? विलय के बाद 12 हो गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? यानी सहजीवी संबंध को इनमें से कौन दर्शाता है? ए में है काई, बी में है यूलोथ्रिक्स, सी में है जल तिपतिया और डी में है फ्यूनेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काई। ठीक है, अब काई की जगह पर यदि लाइकेन दिया रहता तो आप जल्दी से मार देते हैं एकदम फटाफट। ठीक है, तो लाइकेन को ही काई कहा जाता है, यानी काई को ही इंग्लिश में लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें शैवाल और कवक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक के सम्मिलित रूप को ही लाइकेन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन हम पूछ दे रहे हैं कि हाल ही में लाइकेन पार्क कहाँ बना है? तो ये लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, और मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में ही बनाया गया है। तो करेंट का क्वेश्चन है, इसको भी साथ में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पोलिनेटर पार्क यानी परागकण, तो ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो लाइकेन के हो ही गया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यानी जो दीमक होता है लकड़ी का पाचन मतलब ऐसा एंजाइम के सहायता से करती है जो सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। यानी शैवाल किसे कहा जाता है? एल्गाई जिसको बोलते हैं। तो नदी और तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। ठीक है, और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, और वहीं यदि बात करें कवक के अध्ययन को तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और शैवाल के बारे में बात करें तो शैवाल स्वपोषी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी अपने आप पोषण प्रदान करता है। ठीक है, स्वपोषी होता है। और कवक क्या होता है? तो कवक परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा आपको जानना उचित है। और साथ ही बात कर लें तो SO2 और CO के प्रति लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होता है। यानी लाइकेन जो होता है काई जिसको बोलते हैं, यह किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील कौन होता है? सेंसिटिव
होता है लाइकेन, ठीक है। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। लाइकेन के द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण का भी पता लगाया जाता है। और जल प्रदूषण का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि साथ में बात आया तो उस पर भी चर्चा कर देते हैं। तो उसका पता लगाया जाता है BOD के द्वारा, ठीक है, BOD के द्वारा, ठीक है, यानी बायो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिमांड, ठीक है, बायो ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो BOD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। इससे जल का प्रदूषण का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम इतना सारा बता रहे हैं, तो आप बोर मत होइएगा, ये तो आनंद लेने का बात है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ अच्छा आपको जानने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर का, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, यह शिमला में है। तो 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला में। साथ ही बात कर लेते हैं तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात कर ले तो ये चेन्नई में है। और भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लाख कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो पुणे में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं अब 34, 35, 36 में है जीके का क्वेश्चन, ये करंट से ही समझ लीजिए। यानी 36 का, निम्नलिखित में से कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा मालदीव, यानी मालदीव बीमस्टेक का सदस्य देश नहीं है। बीमस्टेक में कौन है, तो भारत भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, और मालदीव नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बीमस्टेक में मालदीव नहीं है। बीमस्टेक के सदस्य देश कौन कौन है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत है, और 3 छोटे ऑप्शन में दिया गया है, भारत, नेपाल और भूटान, ये हो जाएंगे। इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। कौन कौन है बीमस्टेक के सदस्य, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक हो गया भारत, ठीक है, भारत के बाद हो गया आपका थाईलैंड, भारत प्लस थाईलैंड, इसके बाद हो गया म्यांमार प्लस म्यांमार, और इसके बाद हो गया नेपाल, इसके बाद हो गया श्रीलंका, और इसके बाद हो गया बांग्लादेश, ठीक है, अब प्लस में हो गया भूटान। तो इतने सारे बीमस्टेक के सदस्य देश हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और बीमस्टेक का फुल फॉर्म यदि पूछेगा तो फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। क्या होता है बीमस्टेक का फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और इसके बारे में बात कर लें तो यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना है, यानी तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, बीमस्टेक का। सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, इसमें है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आपको मालूम ही है, आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, आत्मारंग पांडुरंग। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से MG रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था, ठीक है। कौन कौन किए थे, तो आत्मारंग पांडुरंग के अलावा MG रनाडे भी थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर भी थे। और किनके सहयोग से किया गया था प्रार्थना समाज का, तो केशव चंद्र के सहयोग था इनमें प्रार्थना समाज का स्थापना करने में। और यह 1867 में स्थापना हुआ था, यानी 1867 में, ठीक है। अब आ गया है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लीजिए, यह आर्य समाज का स्थापना किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के बारे में आ गया है। तो
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, और दयानंद सरस्वती जो थे वह आर्य समाज की स्थापना किए थे। और राजा राम मोहन राय के बारे में जानते ही होंगे आप कि राजा राम मोहन राय का तो बहुत चर्चित है, 1828 में किए थे ब्रह्म समाज का स्थापना, ठीक है। और साथ ही जान लीजिए सत्यशोधक समाज के संस्थापना कौन किए थे, तो जोबिता राव फुले किए थे। और हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, जो कि BHU के संस्थापक भी हैं, वो उन्होंने ही हिंदू महासभा का स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरूढ़ हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि स्थलरूढ़ देश, ठीक है, यानी स्थल से घिरे हुए चारों तरफ से दक्षिण अमेरिका के 2 देश बताना है जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हो, ठीक है, यानी किसी किनारे पर पानी नहीं लगता हो, यानी जल से नहीं लगा हो, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, वैसा देश बताना है दक्षिण अमेरिका का 2 ठो, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पैराग्वे और बोलिविया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी दक्षिण अमेरिका का 2 देश है जो कि स्थलरूढ़ है, वो पैराग्वे और बोलिविया है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं, बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है, यानी पैराग्वे और बोलिविया है। इसमें पैराग्वे से भी बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन है दक्षिण अमेरिका का, तो बोलिविया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश है। यानी दक्षिण अमेरिकी देश में भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन हो गया, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, यानी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, उसका नाम है केंडोर पक्षी, केंडोर पक्षी, ठीक है, यानी केंडोर बर्ड भी बोल सकते हैं। और दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया कहाँ है, तो यह पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है, ठीक है, कहाँ है, अर्जेंटीना में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भी अर्जेंटीना है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसके ये तो आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर। तो सिंपल सा है, 39 नंबर इसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम बता ही देते हैं, 39 नंबर ही जब पढ़ दिए तो इसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह वकील से कोर्ट संबंधित है उसी तरह ब्यूटिशियन किससे संबंधित है, तो ये पार्लर से, यानी वकील कोर्ट में जाता है तो ब्यूटिशियन पार्लर में जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो यूएनओ द्वारा घोषित किया गया, तो वो थीम क्या है 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस का, तो यह है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 2020 का बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और साथ ही यदि 2020 का आया है तो अब तो 2021 आ गया है, तो 2021 का क्या होगा थीम, पहले तो जान लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को हमेशा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2020 का थीम था बायोडाइवर्सिटी, और इसका 2021 का थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। क्या है, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, यहाँ पर लिख देते हैं, री इमेजिन, ठीक है, उसके बाद रीस्टोर, रिक्रिएट, फिर रीस्टोर, ठीक है, रीस्टोर, ठीक है। तो यही 2021 का पर्यावरण दिवस का थीम है, ठीक है। और तंबाकू दिवस बता दीजिए कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 31 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू दिवस 2021 का थीम क्या है, तो कमिट टू क्विट। क्या है तंबाकू दिवस का थीम, कमिट टू क्विट, ठीक है, कमिट टू क्विट, ये तंबाकू दिवस का थीम है, जो कि 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 मई को, ठीक है। और यह जो मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, यह 5 जून